आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग साप्ताहिक समसामयिकी खंड के 1 से 9 सितंबर 2020 के प्रमुख घटनाओं का भाग 4 को देखेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आज के प्रमुख घटनाओं की एक विशेष सूची देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान, केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हुआ है उनके विषय को देखेंगे। स्वयं योजना स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को देखेंगे। साथ ही साथ संसद का मानसून सत्र आरंभ हुआ है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर इस मानसून सत्र में नया क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो पहला है इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम की राजधानी हनोई में 28 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 के मध्य आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह कहाँ होगा? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का अक्टूबर में आयोजन किया जाएगा। इस बिजनेस फोरम का आयोजन या इसे किसके द्वारा प्रायोजित किया जाएगा? तो यूएस आसियान बिजनेस काउंसिल, वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वियतनाम सरकार के द्वारा इसे प्रायोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का विचार यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2013 के दौरान संकल्पित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का विचार किस दौरान या किस बैठक के दौरान संकल्पित किया गया था। तो यह होगा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2013 के दौरान संकल्पित किया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड या WWF ने इंडो पैसिफिक को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है सेंट्रल इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडोनेशियाई द्वीप समूह, फिलीपींस समुद्र और दक्षिण चीन सागर को शामिल किया जाता है। वहीं पूर्वी हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रीय प्रशांत महासागर के द्वीप को शामिल किया जाता है और पश्चिमी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान। यह क्या है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा डेंगू और अन्य वेक्टर या मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ प्रारंभ किया गया एक अभियान है। यह अभियान 6 सितंबर 2020 को प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली के निवासियों को अपना फ़ोन लेकर उनके 10 रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करने और डेंगू से बचाव के लिए अभ्यास करने की सलाह देने पर यह फोकस करेगा। यह अभियान जो है नागरिकों से मच्छरों के प्रजनन से बचने और मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के प्रसार को रोकने के लिए अपने स्वयं के निवास का निरीक्षण करने के लिए 10 मिनट व्यय करने का आग्रह भी करता है। यानी 10 रिश्तेदारों को 10 हफ्ते 10 रिश्तेदारों को 10 मिनट स्वयं के निवास का निरीक्षण करने के लिए व्यय करने का आग्रह करता है। आगे है डेंगू पर नियंत्रण। तो अगस्त 2020 में विश्व मच्छर कार्यक्रम ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए बोल्वाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर का इस्तेमाल किया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि डेंगू को नियंत्रित करने के लिए किस बैक्टीरिया संक्रमित मच्छर का उपयोग किया गया है? तो बोल्वाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर का इस्तेमाल डेंगू के नियंत्रण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त डेंगू वैक्सीन डेंगवाक्सिया को US FDA यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2019 में अनुमोदित किया गया था। यह टीका 9 से 16 वर्ष की आयु के लोगों को दिया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है। केशवानंद भारती का नाम सामने आते ही हमें संविधान के बुनियादी संरचना या संविधान के बुनियादी ढांचे के संबंध में संविधान की बुनियादी संरचना या ढांचा
की याद दिलाता है। यहाँ देखते हैं कि 6 सितंबर 2020 को केरल में एडनेयर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हुआ। केशवानंद भारती किस मठ के प्रमुख थे? तो केरल स्थित एडनेयर मठ के प्रमुख थे। इसके बाद देखते हैं कि केशवानंद भारती सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे संविधान की बुनियादी संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता था। इस मुकदमे के प्रारंभ करने से पूर्व केरल सरकार के द्वारा केरल भूमि सुधार कानून लाया गया था, जिस पर 1970 ईस्वी में केशवानंद भारती ने केरल सरकार को चुनौती देते हुए अपनी याचिका दायर की थी। उनके अनुसार यह कानून जो है मठ संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाएगा, जो उसकी आय का एकमात्र स्रोत था। केशवानंद भारती के द्वारा दायर याचिका में 3 संवैधानिक संशोधन 24, 25 और 29 को चुनौती दी गई थी, जो तत्कालीन सरकार के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों को बदलने की शक्ति देने के लिए पारित किए गए थे। आगे देखते हैं कि केशवानंद भारती के अनुसार संशोधनों ने उनके निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। संवैधानिक संशोधन 24, 25 और 29 ने केशवानंद भारती के अनुसार निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया था। तो पहला है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 31। आगे देखते हैं कि मूल संरचना क्या है। तो केशवानंद भारती मामले तक संविधान की मूल संरचना नामक ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे या संविधान की मूल संरचना को सामने लाया है। अदालत ने यह माना है कि मूल संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अदालत ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया है, इसने केवल कुछ सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और लोकतंत्र आदि को सुप्रीम कोर्ट ने मूल सिद्धांतों या संविधान की मूल संरचना का अवयव माना है तथा समय समय पर इसमें कुछ सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सूचीबद्ध भी किया जाता है। आगे देखते हैं स्वयं योजना। तो असम सरकार के द्वारा स्वयं योजना को पुनः लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। इस योजना की जो घोषणा है वह 7 फरवरी 2017 को अपने बजट भाषण में असम के वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। इस योजना को देखते हैं आखिर ये योजना क्या है। इस योजना का पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं योजना। यह जो योजना है यह मौजूदा उपक्रमों के साथ साथ नए उपक्रमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों को राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही साथ प्रदान की जाएगी जो 50,000 रुपये होगी। इस योजना के अंतर्गत असम के सभी जिले जिनमें स्वायत्त जिला परिषद भी शामिल है, सारे को शामिल किया गया है। योजना की कुल लागत कितनी है? तो 1,000 करोड़ रुपये तथा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की आयु समूह 40 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा उनके लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वह मैट्रिक पास या 10th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो लाभुक होंगे वो स्वयं सहायता समूहों का भी उन्हें हिस्सा होना चाहिए। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को। तो 4 सितंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का निर्माण जो है नीति एडवोकेसी संगठन और मोबाइल क्रेज के द्वारा किया गया है। यहाँ दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। इस रिपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो नीति एडवोकेसी संगठन और मोबाइल क्रेज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस रिपोर्ट का मूल विषय क्या है? तो देश में स्वास्थ्य और पोषण इसका मूल विषय था। रिपोर्ट की मुख्य बातें देखते हैं। तो भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से 21% अल्पपोषित
36% कम वजन और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 5 उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो केरल ने इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके पश्चात गोवा, पंजाब, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। बाल विकास में देश के औसत से कम स्कोर करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो असम ने देश के औसत से कम स्कोर करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आगे देखते हैं बच्चों की बेहतर देखभाल करने वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे बेहतर राज्य है केरल, उसके पश्चात त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु का स्थान आता है। वहीं ये देखते हैं एक फैक्ट है कि देश में बच्चों पर सार्वजनिक खर्च बढ़ा है, यानी सरकार के द्वारा बच्चों के ऊपर में खर्च का जो हिस्सा है उसे बढ़ाया गया है। इन खर्चों को स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और संरक्षण सेवाओं की ओर लक्षित किया जाता है। इस रिपोर्ट के सूचकांक कौन से हैं। तो 2 सूचकांक इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहला है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, इसमें स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक वृद्धि और पोषण को मापा जाता है इस इंडेक्स के द्वारा। वहीं यह इंडेक्स जो है प्राथमिक विद्यालय में स्टंटिंग या बौनापन, शिशु मृत्यु दर और शुद्ध उपस्थिति के आधार पर बच्चे के परिणामों को मापता है। इसके अतिरिक्त यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स नीति और इन्वायरमेंट इनेबलर्स को समझने में मदद करता है तथा जो एक बच्चे के वेलबींग को प्रभावित करता है। इसके पश्चात देखते हैं संसद का मानसून सत्र जो हाल ही में प्रारंभ हुआ है, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हाल ही में घोषणा की है कि मानसून सत्र के दौरान कोई भी प्रश्नकाल, शून्यकाल और निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। यानी इस बार के मानसून सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल को हटा दिया गया, स्थगित किया गया है तथा किसी भी निजी सदस्य के द्वारा कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। यहाँ देखते हैं प्रश्नकाल क्या है। तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है वह प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। 2014 में इसे राज्यसभा में सुबह 11 बजे से 12 बजे स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समयावधि के दौरान संसद के सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। अब सवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, इसके उत्तर जो होते हैं मौखिक रूप से देने की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात है अतारांकित प्रश्न, इसके उत्तर लिखित रूप में देने की आवश्यकता होती है। वहीं लघु सूचना प्रश्न, यह 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर के पूछा जाता है। यद्यपि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी प्रश्न को संसद में सांसदों के द्वारा पूछने के लिए 10 दिनों का कम से कम नोटिस दिया जाता है। वहीं लघु सूचना प्रश्न जो है अध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर के पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों का जो उत्तर है वह मौखिक रूप से दिया जाता है। आगे देखते हैं 2 दिन ऐसा होगा जब संसदीय कार्रवाई में प्रश्नकाल नहीं होता है। सामान्य दिनों में 2 दिन होता है जब संसदीय कार्रवाई में प्रश्नकाल नहीं होता है। यह कब कब होता है। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री द्वारा जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इस दिन कोई प्रश्नकाल नहीं होता है। यह प्रश्न मैंने आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पर भी पूछा था, जिसका उत्तर यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं शून्यकाल। तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। इस घंटे के दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संसद के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को अगर हम उठाएं तो पता चलता है कि प्रश्नकाल जो है 1962, 75, 1976, 1991, 2004 और 2009 में हटा दिया गया था। उसके बाद इसे पुनः लागू भी किया गया था। वहीं निजी सदस्य विधेयक को देखते हैं तो यह एक सांसद के द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, और यह विधेयक जो है यह कार्यकारी शाखा की ओर से कार्य नहीं कर रहा होता है।
आगे देखते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल टीम मंथन की ओर से।